मेरे कुटुंब के सभी बड़े बड़े को काका ताऊ को सभी को मेरी नमस्कार। साथियों को मेरा सादर प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। आज मैं दादा रिसाले की जो कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। दादा रिसाले जो गांव गुहांड में प्रसिद्ध था, और हम एक बार दादा रिसाले की जय बोल दे। बोलो दादा रिसाले की जय। दादा रिसाले अमर रहे, दादा रिसाले अमर रहे, दादा रिसाले, और दादा रिसाले जिंदाबाद, दादा रिसाले जिंदाबाद। दादा रिसाले जो गुहांड के लोग पहले प्रसिद्ध थे, जिसमें बाबा शामल तोमर था, जो 1857 की क्रांति में जिन्होंने भाग लिया था। उनके पराक्रमों का, उनकी बहादुरी का भूत सवार था उन पर। और आज़ादी की जो दोबारा आग धधक रही थी, उसमें महात्मा गांधी, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह और विस्मिल सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, रोहतक के बलदेव सिंह, चंदकीराम पहलवान, विजय सिंह पथिक, मेरठ के कदम सिंह गुज्जर, धन सिंह गुज्जर इत्यादि क्रांतिकारियों को काफ़ी उन पर प्रभाव था। क्रांतिकारियों का काफ़ी प्रभाव था। दादा रिसाले बड़ौत की सभा में हिस्सा लेकर गांव में बातें बताया करते थे। काकोरी कांड, चोरी चोरा कांड, जो दांडी यात्रा में कानून तोड़ना, असहयोग आंदोलन में जो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वतंत्र एसोसिएशन बना करके अंग्रेज़ों को सख्ताई दिखाने के लिए, उनके खिलाफ लड़ाई करने के लिए जो वो की थी, तो दादा रिसाले प्रभावित होकर ये बात गांव में जो लगान लेने के लिए अंग्रेज़ों का सिपाही पुलिसमैन आया था, उसकी पिटाई कर डाली थी, जिसके कारण 9 महीने की जेल दादा रिसाले को हो गई थी। और फिर उसी तरह से गतिविधियां प्रारंभ हो गई। लेकिन इन दिनों सर छोटू राम की सोशलिस्ट पार्टी की जो बातों पर दादा रिसाले ने चलना उचित समझा। छोटू राम की सोशलिस्ट पार्टी थी, उस पार्टी का अनुयायी बन गया। जो अंग्रेज़ों से जो मांग चल रही थी, वही जो गाँवों की समस्याओं की जड़ थी। वहाँ उस टाइम अंग्रेज़ों ने बहुत गंदा कानून बनाया था कि जो बढ़िया अपनी पोथी में, लाल पोथी में जो लिख लिया करता, तो किसान के कर्जे को वो अदालत में पेश करता, तो किसान को उतने ही पैसे देने पड़ते थे। ये कानून था अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों ने अपने संविधान में गांव वालों को, किसानों को जकड़ने के गलत नियम बना रखे थे। गांव के महाजनों को, बनियों को विशेष अधिकार दे रखा था, जो वे अपनी बही खाते में लिखते, किसानों के नाम पर जितना उधार लिखते थे, वो कोर्ट में वैलिड माना जाता था, मान्य था। अतः बनिया उधार देने में देरी नहीं करता था। फसल तो देर में आती थी, उधारी का काम ही ज़्यादा चलता था। कोर्ट की डर की वजह से बनियों का बोलबाला था। वे खलियानों से ही फसल उठा लिया करते थे। कुछ घरों में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते थे। फिर उधारी चलती रही। गांव की काफ़ी ज़मीन रहन हो चुकी थी, क्योंकि किसान उधारी नहीं चुकाने पर ब्याज ज़्यादा होता था, तो अपनी ज़मीन का टुकड़ा बनियों को बेच देता था, गिरवी रख देता, बेच दिया करता था। फिर 2-4 साल में तो कई किसानों की संपूर्ण ज़मीन बनियों को गिरवी देनी पड़ी थी, क्योंकि फसल में उधारी नहीं चूक पाती थी। बनिया यह ज़मीन दूसरे किसान को दे दिया करता था। दादा रिसाले के परिवार की कुछ ज़मीन दूसरे परिवार में जाने की तैयारी, वह कहानी अलग है, उसके बारे में अब आगे आएगी। बनिया का दबदबा बड़ौली में बहुत ज़्यादा था। मंदिर था बनियों का, एक यहाँ बहुत बड़ा मार्केट था, बनियों का बोलबाला था बड़ौली में। बनियों की गली में, बाजार में पड़ोसी गांव के भी आया करते थे, लेकिन दादागिरी बनियों की ही चलती थी। बनियों का इतना आतंक था कि सभी किसानों का शोषण कर बड़ौली एरिया का सबसे आलीशान बढ़िया मंदिर, जैन मंदिर, वो बड़ौली में ही बना था उस टाइम पर। ये ही दर्द सर छोटू राम को था। छोटू राम ने भी इस संबंध में आंदोलन छेड़ रखा था, और दादा रिसाले को भी यही दर्द परेशान कर रहा था। और दादा रिसाले ने सर छोटू राम के आंदोलन के तहत अपनी टीम बनाकर बनियों की दुकानें लूट कर तहस नहस कर दिया था।
वहाँ दुकान का कपड़ा इत्यादि खेतों में बिचकड़ा बोलते हैं। वहाँ साथियों ने जो गन्ने की बुआई का समय था बिचकड़े में दबा दिया था, पुलिस को भी नहीं मिल पाया था। जो गरीब किसान भूमिहीन जनता ने ये पिछले 50-60 सालों तक वो कपड़ा काम में लिया। अतः अतः गांव की यह घटना जिंदा रही है बहुत दिनों तक, इसको लोग बड़े बड़े लोग जानते हैं। मेरे कुटुंब के साथियों, ये कहानी के लिए आप अभी 10-20 आदमी 50-100 आदमी जिंदा हैं जिन्होंने दादा रिसाले को देखा है, उनको कहानी देखी है रूबरू हो करके, वहीं उसी ज़माने के आदमी हैं। उनसे संपर्क करिए, कोई बात हो तो उसमें जोड़ेंगे, कोई गलत बात हो तो इसमें से हटाएंगे। आगे सुनिए। अंग्रेजों द्वारा बणियों के प्रोटेक्शन अंग्रेज पेनल कोड आईपीसी धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होते ही दादा पर त्वरित कार्रवाई के तहत बिना जमानती गिरफ्तारी के तहत अंग्रेजों ने दादा रिसाले व अन्य किसानों को जेल में डाल दिया था। इधर बणिया खुश हो गए, रिसाले जेल में गया, आए दिन मारपीट व झगड़ा करता था, किसी भी किसान की होड़ में आ जाता था, हमें जलील करता था। अतः अब बणिया ज़्यादा बेईमाना करने लगे थे। रिसाले के बदन परिवार को परेशान ज़्यादा किया। कई बणिया तो गुंडे टाइप बने हुए थे, बदमाश गुंडा बणिया। यहाँ तक कि पहलवानी करते थे, बहु बेटियों पर बुरी नज़र रखते थे, तो पहले भी रखते थे। दादा रिसाले के जेल में जाने पर तो अब वो आम बात हो गई थी। उन्होंने बहुत उद्मस उठा दी थी, गांव में दादागिरी कर दी थी। कुछ गरीब परिवार तो इस बात का जिक्र भी नहीं करते थे, उनकी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है। कुछ गरीब तो बोलते नहीं थे, गरीब गुरबा चुप रहते। अब तो बणियों का मज़ा आ रहा था। एक बणिया बल्ले बणिया की तो तूती बोलती थी, तूती बोलने लगी थी। वह रांड अर्थात विधवा माँ का अकेला लड़का था, बड़ी दुकान थी, उसके गलत कार्यों का उल्हाड़ा उसकी माँ को जब देते थे तो वह मूर्ख औरत, वह औरत भी घमंडी थी। वह गर्व से कहती थी, मैंने अपने बेटे को पहलवान बनाया है, जाटों के लिए ये अकेला ही काफ़ी है, अकेला तो शेर ही पैदा होता है। दादा रिसाले के परिवार की मरोड़ निकालने हेतु गलत काम जानबूझकर करता था। खेतों में अपना जो घोड़ा घोड़ी होता था, जो गायें रखते थे इत्यादि को छोड़ देता था। दादा रिसाले के भाई बंद जब भी गलत काम का विरोध करते, घंटी पकड़कर दीवार में लगाकर उनको धमका दिया करता था। जब दादा रिसाले जेल में था, आए दिन घटना हो जाया करती थी। कहने का मतलब बणियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अधिकांश जमीन, पशु, बैल, गाय, भैंस इत्यादि कृषि यंत्र, औरत के गहने सब बणियों के पास गिरवी रखे जाया करते थे। आए दिन नीलामी इन चीज़ों की होती थी। सर छोटू राम की पार्टी के लोगों ने भी जगह जगह बणिया खूब परेशान कर रखे थे। प्रत्येक गांव में आए दिन लड़ाई झगड़े दंगा फसाद होने लगे थे। उधर आंदोलन कर एक्ट अधिनियम, इस बणिया के प्रोटेक्शन एक्ट अधिनियम आईपीसी धारा को हटाने हेतु लाठी डंडे, खेत में काम करने की जेड़ी, बैलों के हल की फाड़ी व अन्य औजारों के सहित अंग्रेजों के आगे बहुत भारी प्रदर्शन किया था सर छोटू राम की अगुवाई में। इस प्रदर्शन को पढ़ना चाहिए। इस इन आंदोलनों के दबाव पड़ने के कारण ही अंग्रेजों का जो लॉर्ड, उस टाइम पर जो बड़ा अधिकारी था लॉर्ड इरविन वाइसराय ने आदेश जारी केवल इतना किया था कि महाजन किसानों के बैल, जुआ, खेती का औजार, औरत के गहने गिरवी नहीं रख सकता। ये छूट मिल गई थी, और जिस जमीन को पैसे में गिरवी रखा बिना ब्याज के वापस ले सकता है, ये छूट मिल गई थी। जमीन देना, मंडी का शोषण मुक्त करना इत्यादि सुविधाएं मंजूर हो गई थी। सर छोटू राम ने डेल्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट जो अपने जाट गजट में लिखा था, मैं छपवा कर गाँव में सूचना भिजवा दी। उस वक्त सूचना का अभाव था, हालांकि दादा रिसाले के पास सूचना तो आनी जरूरी थी क्योंकि वो सदस्य था सर छोटू राम की पार्टी का। इस सूचना से गांव में थोड़ी खुशी आई थी, लेकिन उधारी पर फैसला हुआ था
कि बिना लाइसेंस के बही खाते को वैलिड नहीं माना जाएगा। खैर, ये किसानों के लिए अच्छा था। दादा रिसाले को जेल में सूचना मिली थी, क्योंकि ये उनकी पार्टी की बड़ी जीत हुई थी। कुछ दिनों बाद जब दादा रिसाले जेल से छूट कर आया, तो अगले दिन ही बल्ले बनिया की दादागिरी के किस्से दादा रिसाले को गांव के लोग सुनाने लगे। और रात को सोने से पहले दादा रिसाले के छोटे भाई ने रोते हुए उदास होकर कहा, इस बल्ले बाणिया के सारे किस्से सुन लिए होंगे। दादा रिसाले को इशारा करते हुए, तुमने सारे किस्से सुने होंगे इसके, बल्ले बनिया के। ये किस तरह से परेशान हमें कर रहा था तुम्हारे जाने के बाद। रिसाले ने थोड़ी इशारा किया, सांत्वना दी और अपने तरीके से बोलते हुए कहा, सो जा भाई, सो जा तारे, सो जा। कल ही मैं इसका इलाज कर दूंगा, इसकी हींक भर दूंगा, कल इसको ठीक कर दूंगा। दादा रिसाले उर्फ उसको दादा रिसाल बोलते थे, इसे दादा रिसाले बोलते थे गांव में इसको। तो देर में सोया करता था, सुबह 8, 9, कभी कभी 10 बज जाते उठने में। लेकिन अगले दिन दादा रिसाले थोड़ा जल्दी उठ गया तथा ये आदत उसके। खैर, दादा रिसाले थोड़ा जल्दी उठा तथा पिट्ठी दांती लेकर खेत में गया। वहाँ कंदू के खूबदार घेसड़े तैयार कर लिए और भाई बंद को, बड़े भाई को, नादर को और तारे को, खासकर नादर था वहाँ, तारे का कोई वहाँ जिक्र नहीं आता, और इनको स्पष्ट हो गया कुछ न कुछ करेगा। बल्ले बनिया अपनी घोड़ी का रिजका काटने खेत में नियमित जाता था, ये मालूम दादा रिसाले ने कर लिया था। अतः बल्ले बनिया जैसे ही खेत में जाकर प्रतिदिन की भांति रिजका काट रहा था, तो बेखौफ काट रहा था, मस्त अल्लड़पने में, क्योंकि यह ज़मीन इसके पास गिरवी रखी थी। ये जो इसके यहाँ पर थी, जो ढिंड के पास ये पाड़ बंधी हुआ करती थी, इसके नीचे थी, पाड़ को क्या बोलते हैं। उधर से रिसाले चला तथा भाई नादर को कहा, लड़ाई होते ही ये घेसड़े उठा लीजिए। दादा रिसाले ने ललकार कर उसको बल्ले बनिया को ललकार कर कहा, बल्ले क्या कर रहा है। बल्ले हक बक रह गया। दादा रिसाले को देखते ही बल्ले कुछ नहीं बोला, दांती लेकर खड़ा हो गया। दादा रिसाले ने क्रोध व आवेश के साथ उसकी तरफ बढ़ते बढ़ते बोला, मेरे पीछे तूने गांव में बहुत दादागिरी कर ली बल्ले। बल्ले बनिया बोला, नहीं भाई, नहीं रिसाले, तुझे कौन कह रहा। दादा रिसाले, बताओ कौन कह रहा। ये बात कहते ही, अरे ओ नादर, उठा ला घेसड़े, इसे आज ही बताऊंगा कौन कह रहा है। दादा रिसाले ने आगे 2-4 कदम फुर्ती से रखे और उसकी दांती पर कब्जा किया और दांती को एक तरफ दूर फेंक दिया। तो बल्ले ने दादा रिसाले को शांत करना चाहा। बल्ले समझ गया था उसके गुस्से को, और रिसाले ने गुस्से में 1-2 मुख तो उसको जभी रख दिए। और दादा रिसाले को गुस्सा बहुत ज़्यादा था और मुंह पर 2-4 घुस्से मार दिए। फिर भी बल्ले डरता हुआ बोलता रहा, अरे मान जा, अरे भाई मान जा रिसाले, मान जा रिसाले, यार तू मान जा, तू आज ही तो जेड़ता आया। मैं तो तेरे से अब यार याना करना चाहता हूँ। तेरी धरती भगवान मास्टर को दिए हुए भी तुझे वापस कर दूंगा। मान जा रिसाले, मान जा रिसाले, माँ की कसम, मैं जिंदगी भर यार रखूँगा तेरे तय। वो बोलता रहा। दादा रिसाले का खून खोल रहा था। दादा रिसाले की आंखें इतनी लाल हो चुकी थी मानो लहू भर गया हो। गाली देता हुआ दादा रिसाले दुश्मन को गाली गलोच बहुत दिया करता था। दादा मादर डेट किराड़े डेट, तेरी दादागिरी काट दूंगा आज। नादर तो इसे तड़ा पटकवा, घना भारी था बल्ले बनिया, उससे भारी था। और नादर उस गेर गिरवा साड़े को नीचे। बल्ले बनिया नीचे गिरते ही घेसड़ा तुरंत दादा रिसाले के हाथ में था वो, और बल्ले बनिया पर घेसड़े बजने लगे। बल्ले बनिया चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। अब तो चिंगाड़ जब ज़्यादा
पिटाई की स्थिति आई। दूर तक चिंगाड़ जा रही थी उसकी। खेत की पाड़ पर गांव से ही सटा हुआ था। पड़ोसी आ गए, सब आ गए। दादा रिसाले की आंखों में खून उतर चुका था। घेसले पड़ते जा रहे थे। बल्ले चिल्लाता जा रहा था। पहाड़ पर दुनिया इकट्ठी हो रही थी। बल्ले की आवाज़ कम हो रही थी। बहुत पिट चुका था। घेसरा लगते ही बॉडी एक्शन कम कर रही थी। सुस्त हो गया था। दादा रिसाले ने भाई बंद को कहा, इसे पलटो। साले को पलट पलट कर पीटा। दादा रिसाले ने पलटते ही फिर रिसाले का चेहरा खूनी चेहरा दमक रहा था। घैसलों में वही गुस्सा था। गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। पब्लिक चिल्ला रही थी। वहाँ जो शुभ चिंतक थे वो चिल्ला रहे थे। नज़दीक आने की भी उनकी वैसे हिम्मत नहीं थी। नहीं तो बड़े मनोहरी लाल जो उसका दोस्त था, रिसाल खजाना, जब्बर का काका, उधर से कबूले प्रधान, सभी वहाँ चढ़ गए थे रिसाले का गुस्सा शांत करने। बल्ले बढ़िया की माँ रिसाले के पैरों की तरफ हाथ करने लगी। वहाँ पैरों को पकड़ने लगी, गिड़गड़ा रही थी। दोस्तों के कहने पर बल्ले बढ़िया को लात से धकेल कर उसकी माँ को टोंट में कहा, धमका करके कहा, उठा ले जा, ले जा अपने शेर को। शेर कह रही थी इसे। बल्ले बढ़िया में कोई क्रिया नहीं थी। वह अधमरा हो चला था। बढ़िया को उठा ले जाने की सूचना गई। बढ़िया जब बढ़िया कहने लगे भाई हम नहीं जाएंगे, हमारी साले है वहाँ, हमें भी पीटेगा, तो बढ़ियों ने मना कर दिया। बोले रिसाले से डर लगता है, तो मर जाने के डर से शुभ चिंतकों ने, इसके दोस्तों ने रिसाले से बल्ले बढ़िया को छुड़वा दिया और बढ़िया के घर पहुंचा दिया। क्योंकि मरने पर दादा रिसाले को 20 साल की सज़ा हो जाती। अंग्रेजी ज़माना था, बच गया तो थोड़ी ही जेल हो पाएगी, क्योंकि जान से नहीं मरा, वो धारा नहीं लगेगी। यारों ने ये सोच कर ही उठाकर बढ़ियों को सौंप दिया। उधर दादा रिसाले ने वैसे अन्य सभी ने बातचीत की, होका पिया, वहाँ बैठ गए तथा दोपहर की रोटी खाकर दादा रिसाले अपनी दहलीज में सो गया। उधर अधमरे बल्ले को सभी बढ़िया बड़ौत में ले गए, पुलिस थाने में ले गए, सारी बात बताई। कहा हम वापस गांव नहीं जा सकते। कुछ बढ़िया बल्ले की स्थिति को देखकर, क्योंकि वहाँ रेफ़र कर दिया था डॉक्टरों ने वहाँ पर बड़ौत में, तो वो उसको मरा घोषित कर दिया था। उसको मेरठ रेफ़र कर दिया। मेरठ चले गए। बड़ौत में जो बढ़िया रहे थे, जो गांव के गए हुए थे, सब अंग्रेजी पुलिस के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि साहब हमें गांव में जाने से डर लगता है, आज ही दादा रिसाले को गिरफ्तार करो, दादा रिसाले को गिरफ्तार करो। अतः दिन छिपते छिपते वारंट जारी हो गए। पुलिस आई और पुलिस आ गई। सिपाही दूर खड़े हो गए। दरोगा ने उन्हें कह दिया कि दूर हो जाओ, अब मैं जाऊंगा। दरोगा ने बात की। दरोगा फेस टू फेस दादा रिसाले को जानता था। बिना हथकड़ी ले जाने की दरोगा ने मन में सोच ली थी कि भाई इस आदमी को तो हथकड़ी डालने की ज़रूरत नहीं है, तो कहीं भागने वाला है ही नहीं। दरोगा ने स्पष्ट कर दिया कि ये व्यक्ति तो देश भगत है, गांव का भगत है, गांव की सोचता है, किसानों की सोचता है, हथकड़ी की ज़रूरत नहीं है इसको। गली में भीड़ हो गई। जो निदान था और उसके साथी थे, उसके साथ रहते थे, उन्होंने विरोध किया पुलिस का। पुलिस के साथ झड़प करने लगे। पुलिस का निदान को दादा रिसाले ने चुपचाप मना कर दिया। कहा हम गांधी को मानने वाले हैं, हमने अपना काम किया, इन्हें पुलिस को अपना काम करने दो। दादा रिसाले अपने छोटे भाई की तरफ देखा, क्योंकि कल ही रात को बल्ले बढ़िया की इसी ने शिकायत की थी, छोटे भाई ने। इतने में दादी हरदई जो हमारे दादा की पत्नी, हमारी दादी हरदई, जो हिम्मत से एक तरफ खड़ी थी बेचारी, फूट फूट कर रोने लगी। क्योंकि दादा रिसाले ने जेल में आकर दादी हरदई से 2 बात भी नहीं की थी। साथियों, मेरे कुटुंब कबीले के मेरे बच्चों, जो उसने बात नहीं की थी, जेल से आया था, और जो एक रात गिन कर वो काट रही थी बेचारी, आएगा बात करेंगे, तो वो दूर खड़ी हुई देख रही थी, रो रही थी। तो फूट फूट कर फिर वो जब देर हो गई, सब बात फैसला नहीं हुआ, वो जाने की तैयारी हो गई, तो ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगी दादी।
दादा रिसाले के कदम दोबारा जेल की तरफ चल दिए, क्योंकि बनिया एक्ट में गैर जमानती धारा एपीसी एक्ट अंग्रेजी की धारा पर था, धारा लगी थी। पता नहीं इस बार कितने सालों के लिए दादा रिसाले के कदम जेल की तरफ बढ़ रहे थे, जा रहा था। और थोड़ी दूर जा कर के वे लगभग मंदिर के पास या थोड़ा 2 मिनट चलकर वो दादी हृदय से ही सोचकर हिड़क हिड़क कर रो रही थी। दादी पीछे रो रही थी हिड़क हिड़क कर। दादी की जब आंख मिली तो दादी ने रोते रोते कहा, नाच गए, तू कल ही तो आया था जेल से, कल से जेल से आया था तू। इतनी सुनते ही दादा ने नज़र हटाई और दफ़ा 304 अंग्रेजी एक्ट बनिया के विशेष प्रोटेक्शन कानून के तहत 7 साल के लिए गांव की धरती है तो गांव की खुश देखने के लिए लोगों की ज़मीन छुड़वाने की मन में ठानकर अंग्रेजी पुलिस के आगे आगे गांव से ओझल हो गया। दादा रिसाले फिर दोबारा जेल में चले गया। साथियों, ऐसी कहानी दादा रिसाले की। बड़ौद से ही महाजन विरोधी आंदोलनकारी सर छोटू राम के अनुयायियों पर भी केस थे। ऐसे और जगह से भी केस आ रहे थे जैसे दादा पर थे। इन सब को मेरठ जेल ले जाया गया। वहाँ आज़ादी के और आंदोलनकारी काफ़ी संख्या में मिले। दादा रिसाले का ग्रुप बन गया वहाँ। यहाँ पूर्ण रूप से गांधीवादी हो चुके थे। लड़ाई, हिंसा, मारपीट से गांधी जी की वजह से अपने को सारा का सारा दादा रिसाले ने वहाँ बदल लिया था। अपने एरिया में भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन का प्रभाव अधिक था। लोग इस संबंध में जेलों में जा रहे थे तथा जेलों में भी चर्चा होती, देशभक्ति की बातें सीखते। सत्याग्रह आंदोलन, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, भारत छोड़ो आंदोलन, उधर जलियांवाला बाग कांड, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बटुकेश्वर दत्त को फांसी पर चढ़ाने से जेल भर चुकी थी। उधर सर छोटू राम की किसानों में गांव के हितों की लड़ाई में बड़ी जीत हो चुकी थी। अंग्रेजों ने 1938 में तथा 1940 में गिरवी जमीन को वापसी एक्ट, साहूकार महाजनों को कर्ज संबंधी नियम एक्ट, कर्ज माफी अधिनियम, मोर के शिकार पर पाबंदी को हटा दिया था। जंगली जानवरों के शिकार से भी या उनको भगाने से, मारपीट से जो नियम था वो भी हटा दिए। कई नियमों में उनको राहत मिल चुकी थी। अंग्रेजों ने मान लिया था। ऐसे मामलों में जेल में गए बंदियों को छोड़ दिया गया था। दादा रिसाले भी जेल से बाहर आ गए थे। बाहर आकर अब वे गांधी जी के आंदोलन से सीधे जुड़ गए थे, कांग्रेसी हो गए थे। वो सब कपड़े पहनना उनका जो है हमने देखा है और हमारे भाइयों ने भी देखा है वो कैसे कपड़े पहनते थे। यहाँ तक कि बटन भी नहीं लगाते, तो वो कपड़े की घुंडी से वे बनते थे उनके बटन। घर का, गांव का मोह उनको बहुत कम हो गया था, मोह छोड़ दिया था। कांग्रेसी वेशभूषा बिल्कुल हाथ से स्वदेशी खादी, यहाँ तक कि बटन भी कपड़ों में देसी पहनते थे। जो बदन सिंह परिवार की बनाई प्राचीन धर्मशाला थी गांव में, बदन सिंह परिवार ने, एक बुढ़िया ने अपने पैसे से अपनी ज़मीन में एक धर्मशाला बना रखी थी। उस धर्मशाला को ठीक करवाया दादा रिसाले ने, उसमें रहने लगे थे। दिन में बड़ौत चले जाते, कांग्रेसियों में चले जाते, खाना समय पर पहुंच जाता था। लेकिन गांव में दादा रिसाले के आने से बनियों में दहशत बढ़ी हुई थी। फिर भी ज़मीनों, गिरवी वस्तुओं आदि को चक्रवर्ती ब्याज लेकर बनिया किसानों से पैसे लेकर छोड़ रहे थे, भारी पैसे ले रहे थे। गांव गली के लोग प्रतिदिन दादा रिसाले को शिकायत करते थे। 2-4 मामलों में बताते हैं बनियों को धमकाते, जिससे हिसाब हो जाता था। दादा रिसाले धमकाता किसी को तो हिसाब मान लेते बनिया। इसी बीच एक प्रकरण अपने जो बीच में बताएं, खाप चौधरी का भी आया दादा रिसाले के पास। बावली का काबा पहलवान काबा चौधरी खाप चौधरी पर दबाव डाल रहा था कि देश खाप का, तोमर खाप का चौधरी मुझे बनाया जाए उसके पास। अतः चर्चा जोरों से गुहांड में थी। दादा रिसाले के साथ आपस में गांव में मुद्दा बहुत गरमाया हुआ था। सब गांव वाले आसपास के ये मुद्दा बना रखा था, सबको चर्चा में था। इसी बीच दादा रिसाले को गांव वाले आग्रह करके धर्मशाला से गांव में ले आए।
दादा रिसाले अपनी दहलीज में फिर से रहने लगा था। गांव में दोस्ती में बैठता था दोस्तों में। अब उसका सबसे पक्का दोस्त, जिगरी दोस्त नाम राशि का था। उसी का नाम खजाने का रिसाले था, उसका दोस्त पक्का। दोनों का गुट बड़ा भारी गुट बन चुका था। उधर ये काबा के विरोधी थे, जो गांव जो अपनी खाप थी, जो गुहांड की खाप थी, तोमर खाप थी। बड़ौत में गुहांड में चर्चा थी कि बड़ोली के दोनों रिसाले ही इस मामले में खाप चौधरी परिवर्तन के झगड़े को निपटा सकते हैं। इस संबंध में बड़ौत में कई बड़ी बड़ी पंचायत हो चुकी थी। बावली गांव के तोमरों के अधिकांश गांव काबा को चौधरी बनाना चाहते थे, सपोर्ट कर रहे थे। अतः उन्होंने बड़ौत चौपाल में दिन रख रखा था पंचायत का। पंडित भी बुलाया, उसको मुहूर्त का दिन दे रखा था। सभी हवन सामग्री, उच्च क्वालिटी की पगड़ी उसको बांधने थी काबा के, सब तैयार हो चुकी थी। खाप चौधरी के शुभचिंतक बेचैन होकर गांव में संपर्क कर रहे थे। जोनमाणा ठिकाना से व्यक्ति को लेकर देर रात बड़ोली चौपाल में शिकोपर के भी थे। चौपाल में आए वहाँ सरूर पर के शिकोपर से भी आदमी थे, लेकिन शिकोपर से बड़ोली के ठिकाने के काफ़ी व्यक्ति थे। मीटिंग चलती रही। अंत में फैसला हुआ कि कल काबा बावली के जो खाप की पगड़ी बंधनी है वो हर हाल में रुकवानी है भाई। प्रायोजित रूप से व्यू रचना, स्ट्रेटीज रचना बनाई गई, समय रख दिया गया, लेकिन सबसे आगे दोनों रिसाले रहेंगे। ठीक ऐसे ही हुआ, बाकी सब पीछे रहेंगे। चौपाल में चौपाड़ में जब बड़ौली वाले ऊपर चढ़ गए, प्रोग्राम रुक गया। वहाँ जो काम हो रहा था पगड़ी का, और पंडित भी रुक गया। पगड़ी सजी हुई एक तरफ रखी थी। दादा रिसाले ने पब्लिक को संबोधन के रूप में कहा कि भाई लोगों देखो, ग्वांड के हमारी खाप के भाई लोगों देखो, हमारा चौधरी तो ये गरीब कहते हैं, गरीब है। इस बावली वाले काबा पर ज़्यादा धन है, इसके पास खुद के घोड़ा भी है, घोड़े भी हैं और हाथी भी हैं। तुम इसके हाथी होने पर, इसके साहूकार होने पर इसके पास हाथी है, इसको चौधर दे रहे हैं। तो बताओ भाई लोगों, ये हाथी कल दूसरी जगह, अगर ये दूसरी गरीब के दूसरी कास्ट में, उसने स्पष्ट कहा कि चमारों में अगर चले गए हाथी, चमार में, तो ये देश खाप की चौधरी चमार में थोड़ा चली जाएगी। ये उदाहरण दे करके, ये ऊंची आवाज़ में बोलकर कहा, चौधर कहीं नहीं जाएगी, चौधर हमारी वहीं रहेगी, इस प्रोग्राम को हम नहीं होने देंगे। सब सुन रहे थे। बात खत्म होने से पहले दादा खजान के रिसाले ने 2-4 कदम आगे बढ़ाए और आगे रखकर पगड़ी में 2-4 लट मार दिए। दादा रिसाले ने पंडित को खड़ा कर लिया। दादा रिसाले, 2 रिसाले हो गए यहाँ पर, एक दादा रिसाले खजान, एक दादा रिसाले राम सिंह का दादा रिसाले। पंडित को खड़ा कर दिया। बहुत ही जल्दी में बड़ौली वालों ने लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। काबा के आदमी कई गांवों के थे, बावली के ज़्यादा थे। लोगों ने अपनी छिपा कर रखी, वहाँ भी लाठी रखी थी, छिपा कर निकाल ली। अब लड़ाई बिल्कुल सामने सामने हो गई, आमने सामने, और बन गई। और लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़ाई चली। लड़ाइयों की आवाज़ आ रही थी, लाठियों की आवाज़ कड़ा आ रही थी। काबा वाली पगड़ी लोगों के पैरों के नीचे आ रही थी। पंडित को दादा रिसाले ने पहले ही खड़ा करके भगा दिया था। इस लड़ाई में दादा रिसाले ने पीछे हटने का इशारा किया, क्योंकि वहाँ काबा बावली का जत्था था, ज़्यादा लाठियाँ थी। बहुत गाँव के लोग उसकी मदद में लाठियाँ बजाने लगे थे। अतः बड़ौली वाले जत्था, जो शिकोपुर व ठिकाने के लोग भी थे, इस जत्थे को हटना पड़ा था। लड़ाई की बात तो सभी गांव में गई थी, लेकिन दादा रिसाले की वो बात की काबा का जो हाथी है वो चमार के चले गया, तो हमारी चौधर चमार के थोड़ा जाएगी। ये बात सभी खापों के व्यक्तियों में घर कर गई, बावली में भी लोगों के दिमाग में घर कर गई। फिर किसी ने कभी भी काबा का साथ नहीं दिया। बहुत दिनों तक चर्चा चलती रही। तोमर खाप, जिसे देश खाप भी कहते हैं, वह अब आज भी वहीं है और हमेशा वहीं रहेगी। ये पराक्रम दादा रिसाले ने दिखाया था। ये प्रकरण होने के बाद
तथा सर छोटू राम का आंदोलन से महाजनों का अंग्रेजों द्वारा दिया प्रोटेक्शन वापस लेने से यहाँ के बढ़िया डाउन हो गए थे। वो तो नीचे अपने को देखने लगे थे। तो सभी इलाके के बढ़िया में बड़ौली के बढ़िया टाइट थे पड़ते थे वैसे, इसलिए उस जमाने का भव्यशाली गरिमा में पूर्ण बहुत आलीशान जैन मंदिर बढ़ियों का मंदिर बड़ौली में ही बना हुआ है। आज भी वो बड़ौली में बना हुआ है, उसको जरूर देखना। अतः रहन की गई सभी वस्तुएं, जमीनें अधिक पैसे ब्याज सहित लेकर छोड़ रहे थे, जो किसान हिसाब समझकर बढ़ियों के आगे अड़ता तो बढ़िया उसको थोड़ा इकट्ठा होकर के दबाते थे, तब भी अपना पूरा हिसाब लेने के लिए, ब्याज लेने के लिए। ऐसी स्थिति में दादा रिसाले को जाना पड़ा था। इसी क्रम में बढ़ियों के साथ कई किसानों का फैसला चल रहा था, लेकिन बढ़ियों के यहाँ नहीं दादा आबेसुंडा की दहलीज में हिसाब होना तय हुआ, और एक लास्ट की ज़्यादा ज़मीन छूटनी थी। कुछ लोगों का हिसाब ऐसे अड़े हुए थे कि जो दहलीज थी दादा सुंडा की, तो आभे की, दादा आभे जो सुंडों में, इनकी दहलीज में बढ़ियों ने पक्की शर्त रख दी कि वहाँ दादा रिसाले नहीं आना चाहिए। उन्होंने कह दिया लोगों को। बढ़ियों की शर्त जो है वो दादा रिसाले के पास गई, शर्त मान ली गई, दादा रिसाले को बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। इन दिनों में दादा रिसाले बाबा भूमिया से थोड़ी दूर, जो आज खाली ज़मीन पड़ी है बाबा भूमियों के पास, दादा रिसाले यहीं रहा करता था। यहीं उसका खाना, यहीं रहना, और यहीं उसका लोगों की मीटिंग, यहीं लोग बहुत आते थे। वो ज़मीन आज भी खाली है। उस ज़मीन में दादा रिसाले के लिए कुछ न कुछ बनाना चाहिए, वो कुछ न कुछ उसकी स्मृति में, उस यादगार में बनाना चाहिए। मैं सभी बच्चों से, सभी भतीजों से, सभी भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ। भाई शाम के टाइम दादा रिसाले को सभी बात बताई, फिर सांझ को ही बता दी। बढ़िया सभी बड़े बड़े हिसाब निपटाने को कल कह रहा है भाई रिसाले। उन्हें आबे की दहलीज में हिसाब करने को कहा है भाई दादा रिसाले, लेकिन उसने शर्त लगा दी, रिसाले को बता रहे थे कि हम सभी हिसाब निपटा लेंगे, हम यहाँ से बड़ो चले जाएंगे, लेकिन हिसाब में दादा रिसाले को नहीं बुलाया जाए तो हिसाब हो जाएगा, नहीं तो हिसाब करने हम नहीं जाएंगे, वरना हिसाब में हम नहीं बैठते, फिर तो अदालत फैसला करेगी। दादा रिसाले ने कहा कि बोल दो उसको, बोल दो उनको, कर लो हिसाब, मैं नहीं जाऊँगा, हिसाब होना चाहिए, समय आ गया, अब तो बढ़ियों से हिसाब कर लो, धरती छुटवा लो। दहलीज में हिसाब होता रहा, वहाँ उस दहलीज में जब दादा नहीं गया तो वहाँ बैठ गया बढ़िया, उनका हिसाब करता रहा, हिसाब होता रहा। बढ़िया बेईमानी से बोलता, किसान नहीं मानते, बढ़ियों की बातों से कहीं सुनी होती, उनकी आपस में कहीं सुनी हो जाती और होती रही। दादा रिसाले के पास सूचना चली जाती बीच बीच में, और जब शाम के 6 बज गए तो 7 बज गए तो 2-3 व्यक्ति इकट्ठे होकर दादा रिसाले को जाकर सूचना दी धीरे से कि दादा रिसाले को बढ़िया बताया कि बढ़िया नहीं मान रहे हैं रिसाले, ये ना निपटे हिसाब। अच्छा, दादा रिसाले ने समझ लिया, कुछ बातचीत हुई तो दादा रिसाले ने कहा कि ठीक है तुम चलो, कोशिश करता हूँ, और तुम कोशिश करो, मैं भी देखता हूँ, चलो जाओ वहीं पर जाओ, मैं इंतज़ाम करता हूँ। इस बढ़िया का इंतज़ाम करते हैं। चलो, उनके जाने के बाद एक चिलम हुक्का पीकर बीच में ही चादर कंधे पर रख ली और चल दिया दादा रिसाले अपनी धुन में। जहाँ हिसाब हो रहा था उस दहलीज के सामने जा कर के तो दादा रिसाले बताते हैं, हुंकार सी भरी खकारा। यह खंकार दहलीज में बढ़िया को उनको सुनी, जब ये खकार सभी को सुनाई दी, बढ़िया के जो एकदम चौंक गए। ये कहते हैं देखने वाले कि बढ़िया के चुत्तड़ बढ़िया जो है धरती से 6 इंच जमीन से उछड़ गए। कुछ व्यक्ति कहने लगे रिसाले है भाई, रिसाले आ लिया। बढ़िया एकदम मायूस होकर उनको एकदम घिघा करके बोला, मत बुलाओ, हो गया हिसाब। हिसाब बस्ते से बही खाता निकाला, सभी उधारी पर पेन फेर दिया डरते बढ़ियों ने।
सभी हुंडिया जो स्टॉक रजिस्टर अकाउंटेंट जो थे वे खातों पर पेन फेर कर व्यक्तियों के अनुसार ही फटाफट अपना हिसाब निपटा लिया और इनको सबको रफा दफा कर दिया। कहला भाई हो गया हिसाब, हिसाब हो गया हिसाब, दोनों हाथ उठा दिए, हो गया हिसाब। ये सारा असर दादा रिसाले की खंकार का, दादा रिसाले ने जो इशारा किया कि दादा रिसाले हार लिया, तो कुछ दिनों बाद ही बणियों का बढ़ोत पलायन शुरू हो गया, जाना गांव छोड़ना। पहले हमारी तरफ के बणिया गए, फिर धीरे धीरे मेहर पट्टी के चले गए। सभी के अथक प्रयास से 1947 में देश आज़ाद हो गया था। ये सभी कानून बदल गए थे, बणिया कमज़ोर हो गए थे, जो आज दोबारा बढ़ोत में जाकर वैसे मजबूत हो गए। वे भारत आज़ाद होने पर कुताना परगना से मेरठ से व्यक्तियों की सूची में, एक मेरठ से जो सूची आई थी, जब परगना था कुताने में, कुताना जिला था वहाँ, तो दादा रिसाले का नाम सबसे ऊपर था। बड़ौली दादा रिसाले को इतला भेजी गई। दादा रिसाले कई दिनों बाद समय निकाल कर गया, कई बार बुलाने पर। वहाँ स्वतंत्र भारत के खजाने से पेंशन बंधवाने हेतु फोटो इत्यादि मांगे गए। सारी बात दादा को बताई गई, लेकिन दादा रिसाले ने अधिकारियों को, उस टाइम के जो अधिकारी थे उनको स्पष्ट बोल दिया कि इस लिस्ट में से मेरा नाम काट दो भाई, मेरा नाम काट दिया जाए। जिस भारत माँ की सेवा की है उसके खजाने से हम पैसे लेंगे, उसको हमें धन लेना चाहिए, उस भारत माता को, उस देश को खुद हमें धन देना चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता। कहते हैं इनकी पेंशन, इनको बिना पेंशन वाले, जो एक नियम अलग से उसने एक अधिकारी ने किया, बिना पेंशन वाले भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानी में काफ़ी दिनों तक नाम चलता रहा। लेकिन स्वयं दादा रिसाले व अन्य परिवार के सदस्यों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्वतंत्रता सेनानी नाम सरकार मानती रही, लेकिन वो दादा रिसाले का ये मानो बड़प्पन मानो, उसका बड़ा दिल मानो, और परिवार ने भी कोई परवाह नहीं की। दादा रिसाले के अंतिम दिनों में गांव में एक सीधा साधा बिना औलाद का बणिया था, बणिया रहता था। वो किसी ने रात को मार दिया था, वो तो हमने भी देखा, जुगले बोलते थे, उसको बोरे में भरकर टांग दिया। उसको देखने तो हम भी गए थे। दरोगा ने उस गुंडे की व उसके साथियों को उठा लिया, जो आसपास के गुंडे बोल रहे थे या जो थे, कुछ साथियों को उठा लिया और थाने में ले गए जिसने ये कांड किया था। तो वो भी हो सकता है उसमें। दादा रिसाले ने दरोगों को बोलकर कार्रवाई बंद करवा दी, और उसने, क्योंकि बणिया का वो लास्ट का था, तो लास्ट में भी दादा रिसाले ने अपने मन की निकाली और वो कार्रवाई रुकवाई, और उनको कहा कि लो ठीक है, पीट पाट कर इनको धमका कर छोड़ दो दरोगा साहब। एक गुंडा डाकू करण सिंह, एक गुंडा भी था, फिर वो भी देखा हमने। करण सिंह गांव में जंगल में रहने लगा था। उस समय संरक्षण देने वाले करड़ा धमकाया उसको, जो है कुछ हमारे बड़े थोड़ी संरक्षण दे रहे थे, नाम ले रहे थे। वो एक दो बार आया भी है, तो दादा को पता लग गया वह डाकू करण गांव में। फिर उसके बाद नहीं आया। दादा रिसाले खादी पहनता था, शांति के विचार हो गए थे गांव में तथा गुआंढ में। सब इसे गांधी का नाम दिया था, बागपत का गांधी मानते थे इसको, गांधी कहकर ही बोलते थे। आप गांव में सबसे पूछो, किसी से पूछो, दादा रिसाले को गांधी कहते थे भैया। एक बार दादा रिसाले को बागपत का गांधी के नाम की उपाधि दी गई, लेकिन परिवार में सब अनपढ़ रहने से स्मृति सब मिट गई। सभी लड़के खेती के कार्यों में थे। दादा रिसाले के जो काका ताऊ थे हमारे, जिसके पास काम नहीं था, वह दादा के बाद रुचि लेकर गांव की राजनीति में वैसे आ गए कोई लोग। दादा रिसाले जो 65-66 में गले की बीमारी से, गले में बीमारी हो गई थी, एक प्रकार की बीमारी होती है, आवाज़ भी रुक गई थी। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की बात आई तो स्पष्ट मना कर दिया था दादा रिसाले ने, मुझे कहीं मत ले जाओ, समय आ गया भाई, मेरे जाने का समय आ गया। दिल्ली भी ले गए, लेकिन वहाँ से ही वह जो है वहाँ एक्सपायर हो गया था। वहाँ मरा हुआ कार में दादा आया, कार धर्मशाला पर रुक गई थी। वहाँ एक पेड़, बारिश का दिन था, पेड़ जमुई का पेड़ का डाढ़ा बहुत बड़ा वहाँ पर गिरा था, तो वहीं रुक गई। वहाँ से बुग्गी में उनको, उस डेड बॉडी को लाए। वर्षा ऋतु होने के कारण अड़चन थी। यहाँ धर्मशाला की ज़मीन उसे
मांग रही थी, वहीं उतर रहा था और वहाँ उस धर्मशाला में फिर उसकी एक पहचान बुला रही थी। तो हाँ, धरती माता का उसे वहाँ शरण लेना था। फिर बुग्गी झोटे से लाए यहाँ जो बरामदा था। अब ये हमारे बड़े घेर में यहाँ बरामदे में एक पलाहंडी थी सामने, उसके नीचे ज़मीन पर ही डेड बॉडी रख दी थी। जब मैं समझा, मैं छोटा सा था, दादा को ज़मीन में लिटा रहे हैं अथे कुछ न कुछ गड़बड़ है, मैं छोटा सा समझ गया था। फिर तो घेर में गली में सब जगह आदमी ही आदमी नज़र आ रहे थे, मानो सारा का सारा गांव, सारा का सारा गुहांड को पता चल गया। फिर दादा रिसाले की अंतिम यात्रा बढ़ती गई और हम छोटे छोटे थे, पीछे पीछे हम थोड़ा चले, भीड़ पीछे पीछे चलती गई और हम अपने गेट पे ये गली में खड़े हो गए। तो मैं 6 साल का था, देखता रहा दादाजी अंतिम यात्रा में चलते रहे, मैं देखता रहा। जब मैं 6ठी कक्षा में बड़ौत पढ़ने गया, एक कहानी ये सुनो। वहाँ दुकानों से घरेलू सामान लाते थे हम, घर वाले नमक मिर्च लेने गए तो हम 2-3 थे, जिसमें मैं था, बिलंदर था, सिरपाल था, हमारा वाला बिरजू था। तो बड़ौत बाजार में दुकानदार अपने लड़के को बुला, हम गए दुकान पर, पीछे से बैठा था उसका लड़का, उसको बुला, देखो चौंक करके बढ़िया चौंक गया, बोला देखो ये है रिसाले के पोते। वो बात मेरे जो मैं सुनी, मैंने अपने मस्तिष्क में लगी वो बात, मैंने सोचा कि यह कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्योंकि दादा रिसाले की कहानी तो मुझे बाद में बड़ा होकर के जब पता लगा, जब उसके बाद मुझे उसे लिखने की फुर्सत नहीं मिली। आज सेवानिवृत्त हूँ, आज फुर्सत ही फुर्सत है। और दादा रिसाले की इस कहानी की जो ये हमें यादगार बननी चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए दादा रिसाले का। बोलो दादा रिसाले अमर रहे, दादा रिसाले जिंदाबाद, दादा रिसाले अमर रहे। ये कहानी सबको सुनानी है, आप लोगों को दादा रिसाले का सम्मान करना है। जिसके अंदर दादा रिसाले के डीएनए के, उसके खून के डीएनए के गुण हैं, जिस बच्चे में, वो दादा रिसाले की हमेशा जय बोलेगा, दादा रिसाले की जय बोलेगा, दादा रिसाले को याद रखेगा और उसकी कहानी को घर घर पहुंचाएगा, आने वाली पीढ़ी को सुनाएगा। तो इसी कहानी का यहीं पर मैं समाप्त करता हूं और इस कहानी को और मैं फिल्माऊंगा, इसकी पूरी कहानी फिल्म बना करके आपके आगे प्रस्तुत करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत धन्यवाद, बड़ों को राम राम, छोटों को स्नेह प्यार, बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद। थैंक यू।